इकोनॉमिक सर्वे हमेशा से ही यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है फॉर आस्किंग डेटा एनालिसिस एंड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। चाहे वो प्री का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन हो, हमें हमेशा देखने को मिलता है कुछ क्वेश्चन हमेशा से ही इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। एंड इस लाइन में हम आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, स्पेसिफिकली थीम्स की, जो आपको इस बार के एग्जामिनेशन 2026-27 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एंड इनको हम थीम्स की फॉर्म में कवर अप करेंगे एज कवर्ड बाय द इकोनॉमिक सर्वे। नाउ इस पूरी सीरीज में हमारी कोशिश होगी कि उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप करें। एंड आज हम सबसे पहले थीम जो उठाएंगे वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन या इंडियन हायर एजुकेशन, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में कवर अप किया गया है, बट इसके ऊपर नीति आयोग की एक फुल फ्लेज रिपोर्ट है जिसका नाम ही है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। नाउ इस रिपोर्ट को देखते हुए और इकोनॉमिक सर्वे में इसको हाईलाइट करने की वजह से हम मान रहे हैं कि इस बार ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो आपको प्री में भी आ सकता है कुछ फैक्ट्स के फॉर्म में, एंड मेंस में भी आ सकता है एनालिसिस के फॉर्म में या फुल फ्लेज क्वेश्चन की फॉर्म में, स्पेसिफिकली गवर्नेंस के क्वेश्चंस में या पेपर 2 के क्वेश्चंस में, जीएस पेपर 2 के क्वेश्चन में के फॉर्म में हम इसे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। सो आज हम इस थीम को कवर अप करेंगे एंड ऐसी कई सारी थीम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चैनल पर आपको मिलेंगी। मेरा नाम है दीपक ठाकुर और हम राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी में कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे टॉपिक्स या सारे इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जो इस थीम में जो इस इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं उसे हम थॉरली कवर अप करें। नाउ आज के टॉपिक में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट स्टेटस है ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में। देखो, इंडिया में एट प्रेजेंट जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जा रहे हैं अब्रॉड वो है 3%। इसका मतलब यह है कि बाकी जो 97% है वो इंडिया में रहकर ही अपनी हायर स्टडीज पूरी कर रहे हैं ना। इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में सिर्फ 3% जो हायर एजुकेशन में बच्चे हैं उनको ही इंटरनेशनल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड का एक्सपोजर है इन द हायर एजुकेशन। बाकी 97% जो है वो इंडिया स्पेसिफिक कोर्सेज, इंडिया स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। नाउ इसमें कंसर्न एरिया ये है कि हमें हमारे 97% जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर या इंटरनेशनल क्वालिटी का एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से वी मे हैव अ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज एट द इंटरनेशनल वर्कफोर्स लेवल। ठीक है, तो हमें अपनी जो नेशनल वर्कफोर्स है उसे इंटरनेशनलाइजेशन करनी है उसकी, ताकि वो एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में रहे और वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड ओवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सके। नाउ ये है वन डायमेंशन। इसी तरह से कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने कवर अप किए हैं। इकोनॉमिक सर्वे मेनली बात करता है कि प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें तो हमें 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ने कवर करके बताई। नंबर 1 कि हम इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हम एक ग्रेट माइग्रेशन देख रहे हैं ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। ओवर द ईयर ये नंबर बहुत इंक्रीज हुआ है। एक्चुअली अगर हम इसको 10 इयर्स के पीरियड में देखेंगे तो ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया है। देन वी हैव सम ऑफ द कंट्रीज जो स्पेसिफिकली प्रेफर्ड की जाती हैं बाय इंडियन स्टूडेंट टू स्टडी अब्रॉड, एंड देन वी सी दैट इज कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पे स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं या जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने के लिए आते हैं वो कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं। एंड देन हम बात करेंगे इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो मेनली ये टैलेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। नाउ नंबर 1 द स्टूडेंट माइग्रेशन, द ग्रेट स्टूडेंट माइग्रेशन। यहां पे हम नंबर्स देख रहे हैं। 2014 में हमारे पास 6.84 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया से बाहर स्टडी करने के लिए जाते थे। अब ये नंबर 13.35 लाख है। 13 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से बाहर जाके पढ़ रहे हैं। माइंड यू ये इंडिया के जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स है उसका सिर्फ और सिर्फ 3% है और हायर ट्रेंड पर है। ठीक है, दिस इज द इसको हम देख रहे हैं कि 2011 से 69% का इंक्रीज है। ह्यूज एक्सपेंस या काइंड ऑफ माइग्रेशन जो हम इंडिया से अब्रॉड देख रहे हैं इस वक्त में ना। इसके बाद अब देखते हैं इंडिया से कौन सी वो कंट्रीज है जिसको प्रेफर कर रहा है हमारा स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट बाहर स्टडी करने के लिए। तो मेनली इसमें जो स्टूडेंट्स जो एक्सपोजर हम देखते हैं वो है दैट इज कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। ये फेवरेट कंट्रीज हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बाहर पढ़ने के लिए। एंड ये वर्ल्ड ओवर ट्रेंड से कोई अलग नहीं है। अगर हम वर्ल्ड ओवर बाकी स्टूडेंट्स का या मतलब और कंट्रीज के स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस देखेंगे तो वो भी सिमिलर लाइंस में, वो भी यूएसए में पढ़ना चाहते हैं, वो कनाडा जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो यूके पढ़ने जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं एंड चाइना भी जा रहे हैं। इंडिया में
अभी हम टॉप 5 में देख रहे हैं, ये नंबर इतना नहीं है, बट ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। चाइना भी इंडिया से बहुत सारे हायर स्टूडेंट्स, हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड जा रहे हैं ना। इसके बाद इंडिया में कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कौन सी कंट्री से आ रहे हैं। सो मेनली हम यहाँ पे देखते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से काफी बच्चे इंडिया आ रहे हैं पढ़ने के लिए। जो सूडान है, तंजानिया है, नाइजीरिया है, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं। और एक जनरल आइडिया जो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बहुत बच्चे आते हैं, खासकर वो बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, यहाँ ये इन कंट्रीज के जो बच्चे हैं उनके लिए इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, बिकॉज ऑफ द प्राइमरी रीजन की अफोर्डेबल एजुकेशन इंडिया प्रोवाइड करता है विद क्वालिटी। ठीक है। एंड नाउ अब इसमें अगर हम देखें कि कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया आता है पढ़ने के लिए, वो कौन सी स्टेट्स में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो टॉप 10 स्टेट्स हैं इंडिया की, वो मोर और लेस सेम ही है फ्रॉम 2012-13 टू 2021-22। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड इसमें देखने को मिलता है कि पंजाब हैज बिकम वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया स्टडी करने आते हैं तो उनकी वन ऑफ द फेवरेट जो लोकेशन है इंडिया में, जो स्टेट्स हैं उसमें वो पंजाब को भी अब प्रेफर कर रहे हैं। पहले पंजाब आप देख रहे हो टॉप 10 में 7th नंबर पे था इन 2011-12, इन 2012-13। सो दिस नंबर हैज इंक्रीज। और अगर हम यहाँ नंबर के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स का इंक्रीज है। एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो इंडिया में है वो मोर और लेस सेम ही परफॉर्म कर रही है। बट पंजाब इज अ इंटरेस्टिंग केस स्टडी हेयर कि वहां पर कैसे इतना सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो प्रेफर कर रहा है पंजाब में आके पढ़ने के लिए। नाउ अब सो दीज आर द स्टेट्स जहां पे हम मेनली पेनिट्रेशन देखते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इंडिया आके पढ़ रहे हैं। सो एज आई सेड कि पंजाब इज वन ऑफ द फेवरेट नाउ एंड कर्नाटका इज टॉप इन द लिस्ट। नाउ इसका रीजन क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है? तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 3 मेन रीजंस हैं। इकोनॉमिक सर्वे और जो एक नीति आयोग की रिपोर्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, वो दोनों एग्री करते हैं कि 3 प्राइमरी रीजंस हैं। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, खासकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने कैपेसिटी अपनी बिल्ड की है जिसको देखकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया पढ़ने के लिए और इन स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाता है। रीजनल कनेक्टिविटी अच्छी है इन द फॉर्म ऑफ एयर कनेक्टिविटी, देन अदर फॉर्म ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उन फॉर्म में भी हम देखते हैं अच्छी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की गई है। एंड देन द टारगेटेड स्टेट लेवल पॉलिसीज, जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज हैं वो भी बड़ा कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं, खासकर कर्नाटका में और पंजाब में, जिसकी वजह से बच्चे प्रेफर कर रहे हैं इन स्टेट्स में पढ़ने के लिए, आने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया आने के लिए। नाउ अब इसमें कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं जो इन रिपोर्ट्स में हाईलाइट किया गया है। सो इन मेजर चैलेंजेस में 4 मेन चैलेंज है। एक तो इंडिया से बहुत हाई नंबर में स्टूडेंट बाहर जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा 69% स्टूडेंट जो है 2021-22 में हमको देखने को मिल रहा है कि दैट हैज इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। एंड देन सिमिलरली हम बात करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेशो की, दैट इज स्क्रूड रेशो ऑफ 1:28। मतलब इसका यह है कि इंडिया से अगर 28 बच्चे बाहर जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा जो है, या एक बच्चा अगर बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आता है तो इंडिया से 28 जाते हैं उसके बदले। सो दैट्स अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप है इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए टू फिल इन। एंड देन इनबाउंड जो स्टैग्नेशन है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर चेंज नहीं हो रहा है ओवर द ईयर्स। इंडिया में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिमिलर ही हैं, उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो एक स्टैग्नेंट फॉर्म में चल रहा है। एंड देन विल टॉक अबाउट कि इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, खासकर रिम्यूनरेशंस की फॉर्म में या रेमिटेंसेस की फॉर्म में। सो विल टॉक अबाउट दैट। सो नंबर 1 चैलेंज, नंबर 1 इज द आउटबाउंड सर्ज। यहां पे हम नंबर्स के में अगर हम बात करें, सो कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहां से बच्चा मेजरली अब्रॉड जाता है स्टडी के लिए। सो ये नंबर भी हमें मोर और लेस सिमिलर देखने को मिलता है जो हमको आउटबाउंड में देखने को मिल रहा था, या जो बच्चे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे हैं या फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया आ रहा है पढ़ने के लिए, जो स्टेट्स को प्रेफर कर रहा है इंडिया में पढ़ने के लिए, वो स्टेट्स ही मेनली इस लिस्ट में आपको दिखेंगे जो जहां के बच्चे बाहर जाके भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ द अगेन मे बी द पॉलिसी एनवायरमेंट, एज इकोनॉमिक सर्वे सेज कि भाई पॉलिसी एनवायरमेंट जो इन स्टेट्स में प्रोवाइड किया उसकी वजह से ये 2-way फ्लो चल रहा है कि इन स्टेट्स में बच्चा आना भी प्रेफर कर रहा है और इन स्टेट्स का बच्चा बाहर जाना भी प्रेफर कर रहा है। सो हियर वी हैव आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पंजाब, टॉप स्टेट्स जो 2016 में जहां से सबसे ज्यादा बच्चे बाहर गए। एंड देन अगर हम 2020 में भी देखेंगे तो अब हमारे पास आंध्र प्रदेश,
पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और टॉप 4 स्टेट्स जहां से बच्चा बाहर जाके स्टडी करना चाह रहा है या जा रहा है। एंड देन इसके बाद नंबर 2 चैलेंज हमारे पास जो इसमें है, अब मैं फर्स्ट जो आउटबाउंड सर्च है उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं। जो ये स्टेट्स हैं, अगर यहां से बच्चा जाता है तो हमारा मेजर कंसर्न क्या है? देखो, इसमें 2 तरह के कंसर्न है। एक तो है हम मान रहे हैं कि दिस इज अ वन वे ब्रेन ड्रेन, कि आपके कंट्री से बहुत सारा बच्चा जो है वो बाहर स्टडी करने लिए जब जाता है तो दे आर कंसिडर टू बी ब्राइट माइंड्स, दे आर कंसिडर टू बी वेरी क्रिएटिव माइंड्स, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर कर रहे हैं अब्रॉड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन इंडिया। ठीक है, मे बी बिकॉज दे डू नॉट सी दैट काइंड ऑफ अ स्कोप और दे डू नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ अ कंडक्टिव एनवायरमेंट और काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया कि वो यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल पाएगी, इसलिए वो बाहर जाते हैं। सो ये हमारा रीजन नंबर 1 है कि क्यों हम चाह रहे हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया में हो जाए, ताकि इंडिया का बच्चा भी इंडिया में स्टडी कर सके और बाहर से भी हम बहुत सारे बच्चों को, पूल ऑफ टैलेंट को इंडिया में लेकर आ सके। इससे क्या होगा? नंबर 1 जो वन वे ब्रेन ड्रेन है, क्योंकि हमने अभी बात किया एक रेशो है कि आपका 28 बच्चे अगर इंडिया से बाहर जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, तो बाहर से सिर्फ एक ही बच्चा इंडिया में स्टडी के लिए आ रहा है। सो ये वन वे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर का टैलेंट नहीं आ रहा है लेकिन आपका स्टूडेंट बाहर जा रहा है। नंबर 2 इसमें कंसर्न है दैट इज की रेमिटेंसेस का लॉस। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है रेमिटेंसेस की फॉर्म में इंडिया से बाहर जा रहा है, या इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है हम लूज कर रहे हैं। इस पे भी हम और डिटेल में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट आइडिया इज दैट इज कि जो इनबाउंड फ्लो है, जो बच्चे बाहर से इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए, उस नंबर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 2000 से लेके 2001 में दैट इज 0.08% था और अब ये 0.1% आया है। सो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिल रहा है, इट इज़ क्वाइट सिमिलर। बट इसमें मेजरली अगर हम देखेंगे तो ये वर्ल्ड ओवर जिन कंट्रीज को हम पैरामीटर मान रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे जिनको पैरामीटर मान रहा है, या जो नीति आयोग की रिपोर्ट है जिन कंट्रीज की बात करती है, अगर उनसे अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि हम कितना इस नंबर में कितना ही पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा का, जहां पे 30% ऑफ द स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशन आर फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पढ़ रहे हैं। 30%, दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, और हमारे पास कितना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पूल है? दैट इज ओनली 0.10%, 1% भी नहीं है ये, 0.01%। दैट्स इज टू लेस टू इवन रिकॉग्नाइज, एंड दैट्स वाई हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं और एज अ चैलेंज भी देख रहे हैं, जिसको हमने कवर अप करना है। नाउ नेक्स्ट इज कौन सी कंट्रीज हैं जो इन 0.1% स्टूडेंट्स का, जो फॉरेन स्टूडेंट्स का हम पूल देख रहे हैं, वो इंडिया आ रही हैं। सो एज वी सेड कि ये मेनली वो कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबरहुड में है, साउथ ईस्ट एशिया में है या अफ्रीकन नेशंस में है, एंड सिमिलरली सम ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड इंटरेस्टिंगली यूएस से भी कुछ हम एक अच्छा नंबर देखते हैं जो इंडिया की तरफ आ रहा है पढ़ने के लिए। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, इकोनॉमिक सर्वे सेज कि जो ये कंट्रीज के बच्चे इंडिया आते हैं, ये कंट्रीज में हमें बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है कि नंबर कभी बहुत इंक्रीज हो जाता है, कभी बहुत डिक्रीज हो जाता है। एंड इकोनॉमिक सर्वे सेज कि इट इज नॉट अ गुड हेल्दी काइंड ऑफ स्टैट्स, बिकॉज इन कंट्रीज पर आप अपनी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो आप करना चाह रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, इस डेटा पे आप नहीं कर सकते, इन कंट्रीज के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इन कंट्री, ये वो कंट्रीज है जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिकली इतनी एम्पावरमेंट या इकोनॉमिकल वेल्थ इतनी नहीं है दैट दे आर एबल टू स्पेंड इन इंडिया। सो हमारा जो हम अचीव करना चाहते हैं, दैट इज अट्रैक्टिंग द इंटरनेशनल टैलेंट, अट्रैक्टिंग द इंटरनेशनल रेवेन्यू या फॉरेन एक्सचेंज, वो फुलफिल नहीं होता है। सो इकोनॉमिक सर्वे सजेस्ट कि हमें इन कंट्रीज के अपार्ट, दैट इज नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सुदान, श्रीलंका, रिवांडा एंड यूएस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन हियर, हमें फोकस करना चाहिए खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे। हमें यूरोप को उसमें लेके आना है, ताकि इन कंट्रीज को के बच्चों के आने से हमें ना सिर्फ पूल ऑफ टैलेंट मिलेगा, बट साथ साथ हमको एक एक्सपोजर मिलेगा ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। विद दैट एक साइड बेनिफिट जो मिलेगा वो हमें फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है, जैसे अगर यूरोप से बच्चा आ रहा है तो आपको यूरो मिल रहा है, एंड सिमिलरली आपको और इंटरनेशनल
फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रेमिटेंसेस मिल रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं द वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक पार्ट या वन ऑफ द मेजर चैलेंज की अभी हमारा गैप कितना है, बहुत ह्यूज गैप है। हियर वी आर सीइंग कि एज वी सेड कि इंडिया से अगर 28 बच्चे बाहर पढ़ने के लिए आ रहे हैं हायर स्टडीज के लिए, तो बाहर से सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। सो दिस क्रिएट अ बिग बर्डन ऑफ ब्रेन ड्रेन और वन वे ब्रेन ड्रेन। इंडिया से हम इसको ब्रेन ड्रेन काउंट कर रहे हैं। ऐसा एक टर्म हमने पहले बात किया था जब ब्रिटिश पीरियड हुआ करता था, इंडिया में ब्रिटिश राज हुआ करता था, तब हमने कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी और आज भी ये कॉम्प्लेक्सिटीज हमको फिर से इमर्ज होती हुई दिख रही है। सो दिस इज अगेन अ बिग चैलेंज। नाउ अब इसमें बात करते हैं कि इसके इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस क्या हैं, उसका इंपैक्ट क्या है। नाउ जस्ट टू गिव यू द आइडिया, जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं जो कि अराउंड 13 लाख के आसपास है, और इकोनॉमिक सर्वे सेज की इस ईयर या ओवर द पीरियड ऑफ दीज 2-3 ईयर्स हम देख रहे हैं कि 18 लाख के आसपास बच्चे बाहर हायर स्टडीज के लिए जाएंगे। सो इसका हमें रेमिटेंसेस में या खासकर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, खासकर जो आउटबाउंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लूज करेंगे वो कितना है। सो वी आर लूजिंग अराउंड 6.2 लाख करोड़ रुपीस, 6.2 लाख करोड़ रुपीस, $70 बिलियन हम लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंडिचर जो हमारे बच्चे बाहर जाके करते हैं, जिसका फीस एक छोटा कंपोनेंट है लेकिन ट्यूशन फीस उसका एक बड़ा कंपोनेंट है। एडमिशंस बहुत कम अमाउंट रहती है लेकिन ट्यूशन फीस बहुत बड़ा कंपोनेंट है। एंड इसी को इसमें एडअप अगर आप कर लें द लिविंग एक्सपेंसेस तो वो और भी बहुत हो जाता है, लिविंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड एसेट्रा। So that counts to $70 billion. That's a huge amount. Now just to give you the perspective, ये amount कितना होता है? So this is 10 times of the higher education budget of India. जो इंडिया का higher education budget है उसका 10 times है and GDP का 2% है। Now again to just to add up here, ये 2% कितना होता है? तो आज इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है दैट इज अराउंड 1.7%। तो इंडिया का पूरे के पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, देन रिसर्च को भी इंक्लूड कर लें, वो भी 1.7% ऑफ द जीडीपी है। जिसका मतलब है कि दिस अमाउंट इज वेरी वेरी ह्यूज जो हम लूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ देन अब दिस इज, अगर इसको हम डेफिसिट की फॉर्म में देखें तो ट्रेड डेफिसिट का ये 75% बन जाता है। ये अमाउंट जो है ट्रेड डेफिसिट का 75% के अराउंड बन जाता है। दैट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस व्हिच वी आर हैविंग एंड इसी को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो हम एजुकेशन में लेके आना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बाहर उसको इतने जाने की जरूरत ना पड़े, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आ जाए और हमारे इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनलाइज हो जाए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। नाउ अब ये करेंगे कैसे और कैसे हम कर रहे हैं? सो इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मेनी ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले रहा है। इस पर बात करते हैं तो हियर वी हैव द 5 थिंग्स व्हिच हैज बीन डन और व्हिच कैन बी डन। नंबर वन इज द फैसिलिटेटिंग, द यूजीसी ने फैसिलिटेट किया है द एकेडमिक कोलैबोरेशन। यूजीसी ने कई सारे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स को बिल्ड किया है और कई सारे रूल रेगुलेशंस को बिल्ड किया है, जिसकी वजह से हमें 3 तरह के मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं इंडिया में जो प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज का जो एक्सपोजर है इंडिया में। इसमें सबसे पहले और सबसे पॉपुलर है दैट इज ट्विन डिग्री प्रोग्राम। ट्विन डिग्री प्रोग्राम या ट्विनिंग प्रोग्राम जो इसको हम बोलते हैं। ट्विनिंग प्रोग्राम में क्या है, बेसिकली जो कोर्सेज होगा वो इंडियन एजुकेशन या इंडियन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन उस कोर्स के ड्यूरेशन में 30% जो पार्ट है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर का रहता है। मतलब एक इंडियन स्टूडेंट अगर इंडिया में रह के इंडियन कॉलेज में पढ़ रहा है या इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो 30% कोर्स के लिए वो फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है या इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको मिल रहा है इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या जो यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में है वहां पर जाके वो स्टडी करता है अपना 30% कोर्स। तो इससे आपकी ट्यूनिंग हो जाती है, इंडियन आपको डिग्री जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो एक्सपोजर है दैट इज वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। सो दैट इज नॉट ओनली क्रिएटिंग कैपेसिटी बिकॉज आप इंटरनेशनल जाके पढ़ पा रहे हैं। नंबर 2, इट इज ऑल्सो गिविंग यू द मेंटेनिंग देयर प्राइमरी बेस इन इंडिया। तो इंडिया में रहकर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर अचीव कर पा रहे हैं। नंबर 2 इज द ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम्स। ये
कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत प्रमोट करती हैं, दैट इज ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम। इसमें क्या है, जिसमें मेनली हमारी कोशिश होती है कि जो डिग्री होगी दैट इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो सिलेबस है उसको इंटीग्रेट करके एक कोलैबोरेटिव तरीके से एक डिग्री बनाई जाती है, जिसमें जब आपको वो डिग्री मिलती है तो आपको उसमें इंडियन इंस्टीट्यूशन या इंडियन यूनिवर्सिटी का भी नाम मिलेगा और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी नाम मिलेगा। तो दिस इज ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम। एंड देन इसके बाद हमारे पास है ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, जिसमें आपको 2 डिग्री मिलती है। सो नंबर 1 यहाँ पे आप ट्यूनिंग प्रोग्राम में आपको 1 डिग्री मिलती है, जिसमें एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अब्रॉड में। एंड देन नंबर 2 इज ज्वाइंट डिग्री, जहां पे आपको 1 डिग्री मिलती है लेकिन 2 इंस्टीट्यूशंस का नाम मिलता है, एक इंडियन इंस्टीट्यूशन और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उनका नाम मिल जाता है। एंड तीसरे में आपके पास है ड्यूल डिग्री प्रोग्राम, जिसमें आपके पास 2 डिग्री मिलती है, दैट इज वन इज by the Indian institution and other is by the foreign or international institution. ठीक है, this is the 2 separate degree program. Now this gives you the highest level of the internationalization credentials. Yeah, क्योंकि because आपके पास इंडियन डिग्री भी है जो इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, इंडियन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड देन यू आर हैविंग अ डिग्री रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट विच वी गेट। Now this is the effort by this is the result of the UGC effort. Now number 2 is the establishing the international institutions in India. जो कई सारे institutions हैं जो इंडिया में establish किए जा रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस जो हैं या उनके कैंपसेस जो हैं वो इंडिया में ओपन हो रहे हैं। By this they are able to have their physical infrastructure in India. They are able to and this is providing Indian students internationalization of their education in India एटलीस्ट। ठीक है, कि इंडिया में रहकर वो अपने होम कंट्री में रहकर वो इंटरनेशनल एक्सपोजर को भी अचीव कर पा रहे हैं। एंड देन एज ऑफ नाउ इकोनॉमिक सर्वे सेज की 15 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है, वो ऑलरेडी इंडिया में अपना कैंपस जो है वो स्टैब्लिश करने के प्रोसेस में है। एंड देन वी आर हैविंग द ग्रेट बेनिफिट दैट इज these institutions are getting the autonomy also in their functioning, like their fee structure, their curriculum, their study material, इस सब में हम उनको freedom दे रहे हैं, and this will give the kind of a great exposure which the Indian students may deserve. Okay, now इसके बाद number 3 is the idea of the a kind of a case study जो हम देखते हैं गुजरात में गिफ्ट सिटी के फॉर्म में हमारे पास आती है। Now गिफ्ट सिटी जो है वो otherwise is known फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, बट उसमें साइड बाय साइड हम ये भी देख रहे हैं कि गुजरात गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के वजह से कई सारे जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने कैंपसेस ओपन कर रहे हैं इन द गिफ्ट सिटी। दीज आर द नेम्स ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज जिन्होंने ऑलरेडी अपने कैंपसेस गिफ्ट सिटी में बना लिए हैं इन गुजरात। नाउ so with this kind of experiment which we can also do, then legislatively हमने क्या चेंजेस किए हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक बिल प्रेजेंट कर दिया है पार्लियामेंट में जिसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। नाउ अब दिस अधिष्ठान बिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जो आपके पास हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है, जिसमें यूजीसी आ जाता है, जिसमें एआईसीटीई आ जाता है, जिसमें एनसीटीई आ जाता है, इसमें बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है बिकॉज जितने इंस्टीट्यूशन होंगे उतनी ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ओवरलैपिंग लेजिस्लेशंस हो जाएंगे या ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन हो जाएंगे, सो इट क्रिएट इट्स ओन प्रॉब्लम। सो इसको सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है दैट इज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जिसके बाद हम नए इंस्टीट्यूट्स का इमर्जेंस देखेंगे, जिसके बाद हो सकता है इट इज कंटेम्पलेटेड दैट इज यूजीसी या ऐसे इंस्टीट्यूशंस की हमें जरूरत ना पड़े और हमारे पास नए इंस्टीट्यूशंस आ जाए। ठीक है, सो दिस इज द अदर स्टेप विच गवर्नमेंट इज टेकिंग। एंड देन फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच गवर्नमेंट हैज टेकन दैट इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव। हमने 3 तरह के जो कोर्स काइंड ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स बनाए हैं विच विल अट्रैक्ट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया। नंबर 1 हमारे पास है दैट इज विश्व बंधु स्कॉलरशिप, ताकि हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें एंड उनको जो अफोर्डेबिलिटी का अगर कुछ कंसर्न है तो उसको हम एड्रेस कर सकें और टैलेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है उसको हम अट्रैक्ट कर सकें। देन वी हैव द विश्व बंधु स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के थ्रू हमारी कोशिश है जो रिसर्च फेलोज हैं, फैकल्टीज एंड रिसर्च फेलो स्टूडेंट्स, उनको हम इंडिया लेके आ सकें फॉर
and keeping them involved in a various long-term collaborative research. And then third is the research infrastructure. इस fund में that is ये $10 billion का fund है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है with the participation of the private institutions also. And इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो emerging areas है like AI, हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में एंड स्पेसिफिकली जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, R&D चाहिए, उसके लिए हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अटेंड करना चाह रहे हैं, फैकल्टीज को अटेंड करना चाह रहे हैं ताकि ये इंडिया में किया जा सके. नाउ अब बात करते हैं कि इंडिया का एडवांटेज क्या है, जो इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने के लिए आएंगे. नंबर 1 इज द अफोर्डेबिलिटी. नंबर 2 जो हम ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री और इंडिया बीइंग अ ग्लोबल साउथ, तो जो हम ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं. एंड देन इंडिया के पास कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दैट इज यूनिक कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रूट्स जो है आपकी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उस आज इट इज काइंड ऑफ अ trending kind of idea. The present Gen Z like themselves to be connected with their roots and like to be more creative. तो वहाँ पर हमारे पास ये cultural and traditional जो assets हैं इंडिया के वो काम आएंगे. कौन से हैं इससे भी हम बात करेंगे. एंड द हायर एजुकेशन में जो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेम एजुकेशन खासकर, दैट इज साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इसके लिए भी हम देखते हैं इंडिया में जो मेजॉरिटी बच्चा बाहर से इंडिया पढ़ने आता है फॉरेन स्टूडेंट्स, वो स्टेम एजुकेशन में मेजरली जा रहा है. इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो दिस इज द नंबर. नाउ दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज इंडिया इज हैविंग कि जो स्टेम एजुकेशन है वो अदरवाइज वर्ल्ड ओवर बहुत कॉस्टली एजुकेशन मानी जाती है, बट इंडिया में ये हम बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर पे प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड इसके लिए कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ भी रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपका हमारा जो बीटेक कोर्स है, बीबीए कोर्सेज हैं, बीएससी कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, दे आर क्वाइट पॉपुलर विद द फॉरेन स्टूडेंट्स. वो इंडिया आते हैं फॉर getting enrolled in this kind of a courses because उनको क्या क्या मिल रहा है, that is value for money मिल रही है. और खासकर इंडिया में लैंग्वेज बैरियर उनको फेस नहीं करना पड़ता बिकॉज जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी इंग्लिश उनकी प्राइमरी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि कई कंट्रीज के लिए चैलेंज है. फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जर्मनी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ चैलेंज. बट इंडिया में ये चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता बिकॉज करिकुलम हो, मतलब स्टडी मटेरियल, सिलेबस एंड ऑल, या फिर जो आपका कल्चरल या इको काइंड ऑफ इको जोन जो आपके आसपास है वो सारा आपको सपोर्टिव मिलेगा बिकॉज इंग्लिश इज क्वाइट कंफर्टेबली स्पोकन इन इंडिया, स्पेसिफिकली एट द हायर एजुकेशन लेवल. नाउ अब इसके बाद इंडिया को कुछ और भी एडवांटेजेस को हमने बात किया था, दैट इज कल्चरल एसेट्स की, जो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एसेट्स जो इंडिया के पास है, जिसके लिए इंडिया हमेशा ही एक इकोनॉमिक हब माना गया है वर्ल्ड ओवर. अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात भी करूं, अगर मैं बात करूं एलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर बीइंग अ ग्रीक बैकग्राउंड, मैसेडोनिया से एक किंग जो है वो वर्ल्ड ओवर निकल रहा है, लेकिन इंडिया आने का एक और पर्पस ये है उसके माइंड में, दैट इज इंडिया की philosophy. India is known for the spiritual philosophy. तो Indian philosophy is always been a popular kind of a subject जिसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं. तो चाहे वो फिलोसफी हो, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो वो बुद्धिज्म पढ़ने के लिए खासकर इंडिया आते हैं. एंड देन इसके पार्ट हमारे पास आयुष जो है, दैट इज योगा, दैट इज आयुर्वेद, दैट इज यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसके लिए भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लैंड जहां पर ये सारी जो मेडिसिन हैं वो डेवलप होती हैं, एक्सपैंड होती हैं. एंड योगा के लिए बहुत कम मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज योगा इज काइंड ऑफ अ ट्रेंड which we see world over, and India is supporting that kind of a ecosystem जहाँ पे हम ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो कोर्सेज के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रैक्टिस के फॉर्म में हो, चाहे वो हम रिसर्च के फॉर्म में. वी आर द लीडर्स और द मास्टर्स इन द योगा योगा या योगा रिलेटेड एजुकेशन या इंस्टीट्यूशंस. नाउ देन क्लासिकल आर्ट में आपके पास डांस, म्यूजिक, ड्रामा ये सब कुछ आ जाता है, दैट इज वी आर पॉपुलर फॉर दैट आल्सो. एंड दिस इज द एडवांटेज इंडिया इज हैविंग, द यूनिक एडवांटेज या यूएसपी जो इंडिया के पास है, दिस इज द यूएसपी. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर एडवांटेजेस, वी आर हैविंग द स्ट्रेटजी बिल्डिंग एंड द सिग्नलिंग क्वालिटी. अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम कई छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, चाहे वो समर कैंप्स हो, मतलब 3-4 वीक्स के या 6-8 वीक्स के कोर्सेज को डेवलप करके, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट एक बार एक्सपोजर देख ले, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, एंड उसके बाद इफ दे आर कंफर्टेबल देन दे कैन हैव लॉन्ग टर्म कोर्सेज इन इंडिया. एंड देन इसमें हमारे पास कुछ और एडिशनल एडवांटेजेस लाइक रूरल
जो सेटअप है इंडिया का बहुत बड़ा है। तो अगर आपको पॉवर्टी पे रिसर्च करनी है, अगर आपको हेल्थ पे रिसर्च करनी है, तो इंडिया प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो। एग्रीकल्चर पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो इंडिया प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक जयपाल एंड ऑल, वो इंडिया को अपना एक लेबोरेटरी की तरह भी यूज़ करती हैं, ताकि वो अपने जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इस तरह के कल्चरल एक्सपेरिमेंट्स हो, वो इंडिया में वो करते हैं। एंड व्हेन दे आर सक्सेसफुल इन इंडिया देन इट इज कंसिडर्ड कि वो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी या खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो सूटेबल होंगे। एंड देन वी आर हैविंग अ सेमेस्टर अब्रॉड मॉड्यूल कि इंडिया में आप अपनी डिग्री करते हुए कुछ सेमेस्टर अब्रॉड जाके कर सकते हैं, या अगर आप अब्रॉड में डिग्री कर रहे हैं तो इंडिया में अपना कुछ सेमेस्टर जो है वो इंडिया के भी कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन। देन बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन इज कि इकोनॉमिक सर्वे एंड दिस नीति आयोग रिपोर्ट हाईलाइट सम ऑफ द कंसर्न्स आल्सो। नंबर वन कंसर्न है कि ओवर अगर कमर्शलाइजेशन हो जाएगा तो हमारे जो खुद के इंडियन स्टूडेंट्स हैं शायद उनके पास अफोर्डेबिलिटी का कंसर्न हो जाए, बिकॉज कमर्शलाइजेशन इज ऑलवेज लीड टू एक्सपेंसिव एजुकेशन, एंड जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अनअफोर्डेबल इक्वेशन की तरह आएगा। एंड देन वी आर हैविंग कि इंडियन कल्चर से सिंक होना और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपने साथ कल्चर लेके आएंगे, वैल्यूज लेके आएंगे, उसके साथ सिंक होना, चाहे वो फूड हैबिट्स हो, चाहे वो उनकी लैंग्वेज हो, चाहे वो उनके रूटीन्स हो, चाहे वो हॉस्टल लाइफ हो, चाहे वो हॉस्टल के बाहर की लाइफ हो, उसके साथ सिंक करना विल बी अ चैलेंज इन इंडिया। एंड देन वी आर हैविंग रेगुलेटरी फ्रिक्शन, जिसके भी हमने बात की थी कि आपके पास कई सारे हायर एजुकेशन में कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन की वजह से वी आर हैविंग अ मेजर कंसर्न। एंड देन वी आर हैविंग द इशू ऑफ द ब्रेन ड्रेन, बिकॉज देखो अब ये ब्रेन ड्रेन एक दूसरे तरह से भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक तो हमने बात किया कि भाई इंडिया का जो टैलेंट ऑफ यूथ है वो बाहर जाएगा, टैलेंटेड यूथ जो है वो बाहर जाएगा, बट दूसरा पार्ट इसका ये भी है कि जो एक बार बाहर चला जाता है इंडिया से, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में या एमएनसीज में या फिर जो अपॉर्चुनिटीज है, वर्क अपॉर्चुनिटीज है, वो अब्रॉड में ही ढूंढना चाहता है और इवेंचुअली दे सेटल देयर। So this is also our one of the major concern which we are seeing, because अगर हम इसको हायर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, इन जनरल भी देखें, तो हमने ओवर द ईयर्स हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे इंडियन सिटीजन जो हैं वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर इंटरनेशनल सिटीजनशिप ले रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज की सिटीजनशिप ले रहे हैं। दिस नंबर इज अराउंड 16 लाख students, 16 lakh citizens of India has left Indian citizenship for फॉरेन कंट्री सिटीजनशिप सिंस 2011। 2011 के बाद से 16 लाख इंडियन सिटीजन जो है वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर वो फॉरेन कंट्रीज की सिटीजनशिप ले चुके हैं। सो ये भी एक काइंड ऑफ अ कंसर्न जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ने रेज किया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे, फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ जाएंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तो ये भी एक कंसर्न में फेस करना पड़ेगा, जिसको अभी से हमें पॉलिसी की फॉर्म में या और तरीकों से टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, so this is the idea. Now in the last this is the concern we are having कि मेजर डेस्टिनेशंस कौन सी हैं जो इंडिया से सिटीजन बाहर सेटल हो जाता है इवेंचुअली, या जो उनकी प्रेफर्ड कंट्री रहती है फॉर सेटलिंग अब्रॉड। तो उसमें नो गेसेस, दैट इज यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द फेवरेट डेस्टिनेशन। एंड देन इसके बाद यूके आ जाता है, हमारे पास इटली भी है, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। दीज आर ऑल्सो बिकमिंग क्वाइट अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट and Indian citizens to settle abroad, primarily because of the kind of the work opportunity they are getting, the livelihood opportunity, or not a livelihood but kind of a luxurious livelihood opportunity which they are getting in these country, specifically in context to living standard also. तो ये है सारे aspects of the internationalization of higher education in India। हमने इस पूरे सेशन में कोशिश किया वो सारे एस्पेक्ट कवर अप करने के जो इकोनॉमिक सर्वे और इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया बाय नीति आयोग। तो अब आपको इन दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ द राजमाता आईएएस एकेडमी, वहां पर भी शेयर कर दूंगा। एंड इसके साथ साथ आई हैव अ डिटेल हैंड आउट, ताकि आपको अगर डिटेल में इसको कवर अप करना है, क्योंकि मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यू शुड बी हैविंग डिटेल पॉइंट्स टू कवर इट अप, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो यू विल बी गेटिंग होलिस्टिक मटेरियल, एंड ये आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे विद द अदर टॉपिक्स। सो इकोनॉमिक सर्वे में ऑफ 2026-27 कई सारे और भी टॉपिक्स हैं जिसको हमने कवर अप करना है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, एंड आई एम दीपक ठाकुर। आई विल बी trying
टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो भी इकोनॉमिक सर्वे में थीम्स के फॉर्म में हमारे पास आए हैं। इसमें कई सारे और थीम्स हैं जिसको हमने कवर अप करना है। वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट थीम इज द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम है जो इकोनॉमिक सर्वे ने लिया है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो इसी टॉपिक पे हम कवर अप करेंगे। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड डू शेयर योर कमेंट्स जो भी आपको इस वीडियो से अगर एनरिचिंग कुछ मिला है तो डेफिनेटली यू शुड शेयर विद अस एंड स्टे ट्यून ताकि आपको मैं बाकी भी टॉपिक्स कवर करवा सकूं एंड आप अपने प्री के लिए 2026 के एग्जामिनेशन के लिए और मेंस 2026 के लिए भी आपको यूजफुल रहेंगे एंड इवन फॉर 2027-28 ऑल्सो। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।